हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस और इनकम रेशियो के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम लोग ये रेशियो एनालिसिस अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर है। इससे पूर्व भी कुछ वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप लोग उस पूर्व वाले पहले वाले वीडियो को भी अवश्य देखें, है ना। और इसमें अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभदायकता अनुपात, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हिंदी में बोलते हैं लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी नाम ही है, प्रॉफिट और एबिलिटी यानी प्रॉफिट का क्षमता, अर्थात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसी संस्था की लाभ कमाने की क्षमता को दर्शाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो संस्था की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है। कोई संस्था अपने उपलब्ध रिसोर्सेस का उपयोग करके कितना लाभ कमाने में सक्षम हो रहा है, उस क्षमता को दर्शाता है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और व्यवसाय के जोखिम की तुलना में व्यवसाय में जो रिस्क होता है उस रिस्क के कंपैरिजन में पर्याप्त मात्रा में लाभ होना आवश्यक है। अगर रिस्क के हिसाब से लाभ नहीं होगा तो फिर बिजनेसमैन क्यों बिजनेस करेगा, है ना। तो जिस बिजनेस में जिस तरह का रिस्क है उसके हिसाब से उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट होना आवश्यक है। तो एक संस्था अपने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग से अधिकतम लाभ कमाने की प्रयास करता है। कोई भी संस्था जो है उसके पास जो उपलब्ध रिसोर्सेस है, उसके पास जो साधन उपलब्ध है, वह अपने साधनों का अधिकतम प्रयोग करके मैक्सिमम प्रयोग करके मैक्सिमम लाभ कमाने का कोशिश करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता, लाभ कमाने की क्षमता, यानी अपने उपलब्ध रिसोर्सेस का उपयोग करके मैक्सिमम लाभ कमाने की कैपेसिटी को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो संस्था की अर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है। लाभदायकता अनुपात संस्था की लाभ कमाने की क्षमता को दर्शाता है। तो अभी हम लोग यहाँ बात करेंगे आगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन रेशियोज शामिल है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मुख्य रूप से ये निम्न अनुपात शामिल है। इसमें कौन कौन से अनुपात आते हैं? तो सबसे पहला आता है इसमें क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहला अनुपात इसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा आता है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद चौथा आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद पांचवा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग उसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद छठा नंबर
ये जो है शेयर्स पर आधारित है ना। इसमें आता है हम लोग को अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर रेशियो, है ना। उसके बाद 7 नंबर, ये 6 नंबर हो गया अर्निंग पर शेयर। 7 नंबर में है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। उसके बाद 8 नंबर, तो 8 नंबर में आता है ना प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये मुख्य रूप से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये 8 अनुपात आते हैं मुख्य रूप से। इसमें से जो है ये 3 जो है जो शेयर पर आधारित है, ये सीबीएसई के सिलेबस में पाठ्यक्रम में है ना सम्मिलित नहीं है। तो सीबीएसई वाले के लिए 5 ही होगा, लेकिन अदर बोर्ड के लिए है ना या सामान्यतः प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये 8 अनुपात हम लोग को पढ़ना चाहिए। ये 8 इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग एक एक रेशियो का फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होगा, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होगा, हम लोग एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला अभी क्या लिखे थे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बटे नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बटे नेट सेल्स, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जितना होगा उसको 100 से गुना करना है और नेट सेल्स से डिवाइड करना है। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बटे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, इंटू 100। एक चीज ध्यान देना है बच्चे लोग, ये रेशियो हम लोग रेशियो में 4 प्रकार पढ़े हैं। अकाउंटिंग रेशियो 4 प्रकार के होते हैं। पहला था लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा हम लोग पढ़े सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा पढ़े हम लोग एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो, और अभी चौथा बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो शुरू में हम बताए थे कि अनुपात को व्यक्त करने का, दर्शाने का, प्रेजेंट करने का 3 तरीका है। 3 तरह से अनुपात को दर्शाया जाता है, शुद्ध अनुपात के रूप में, प्योर रेशियो के रूप में, दूसरा टाइम्स के रूप में या टर्नओवर के रूप में, तीसरा परसेंटेज के रूप में। तो पिछले वीडियो में बताए थे हम कि जितना भी फॉर्मूला में टर्नओवर रहेगा उसको हम लोग टाइम्स में लिखेंगे, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वो सब का जो फाइनल रिजल्ट आंसर आएगा उसको हम लोग टाइम्स में लिखते हैं। उसी तरह जिस भी फॉर्मूला में इंटू 100 रहेगा, है ना, इंटू 100 है, तो ये सब का जो रिजल्ट आएगा इसको हम लोग परसेंटेज में दिखाएंगे, है ना। मान लीजिए काट के 10% आया, 20%, 30%, इस तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में दिखाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर, जैसे यहाँ क्या लिखे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बटे नेट सेल्स, है ना। और क्या है इधर, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बटे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बात करेंगे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होगा, नेट सेल्स
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है नेट सेल्स का? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ हो जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हो गया नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स का ही दूसरा नाम है क्या? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अगर हम लोग बात करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स, इसमें क्या क्या आता है? तो नेट सेल्स बराबर क्या होता है? जो टोटल सेल्स होगा संस्था का, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना। तो इस आधार पर भी होगा क्या? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितना होगा उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा क्या है हम लोग का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। यह हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बदले हम लोग दूसरा नाम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो ये हो गया हम लोग का क्या? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या चाहिए? नेट सेल्स। तो नेट सेल्स भी जान गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो वह भी जान गए। दूसरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये नेट सेल्स ही है, और इधर क्या है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कैसे आएगा? वो भी हो गया। अब बात करिएगा सर कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, जैसे वेजेज, कैरेज, फ्रेट वगैरह वगैरह। याद करिए हम लोग फाइनल अकाउंट जब बनाए थे तो फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो सब खर्चा लिखा जाता है, माल खरीदने का खर्चा, माल बनाने का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, ये सब को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जनरली आपको आ सकता है ना, वेजेज रहेगा, कैरेज रहेगा, फ्रेट रहेगा, फैक्ट्री एक्सपेंस होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा, ये सब आता है आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में, है ना। यही चीज जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसी का दूसरा नाम है ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। थोड़ा सा इसमें मॉडिफाइड है, चेंज किया गया है। जैसे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब बाकी सब तो है ही, है ना। अब बोलिएगा सर नेट परचेज, तो नेट परचेज जैसे यहाँ नेट सेल्स बराबर है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसी तरह नेट परचेज बराबर होगा टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, है ना। अब उम्मीद करते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट पर आधारित जो भी आपका समस्या होगा आप उसको इस आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह अब दूसरा फॉर्मूला क्या है हम लोग का? ये तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा क्या था? अभी अभी हम यहाँ पर लिखे थे, दूसरा रेशियो क्या था? तो दूसरा रेशियो था हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो।
है ना। अब देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होगा। ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटू 100 बटे नेट सेल्स, या नेट सेल्स का ही दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में बात कर रहे थे, है ना। यहाँ पर लिखे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहाँ भी हम लोग को जरूरी पड़ेगा। दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, नाम है बिजनेस ऑपरेट, ऑपरेट मतलब बिजनेस का संचालन करना, है ना। तो ऐसा खर्चा जो बिजनेस के संचालन, बिजनेस को चलाने से संबंधित है ना। जैसे बिजनेस का संचालन करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, बिजनेस का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, बिजनेस का मैनेजमेंट करने में जो खर्चा होता है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होता है वो सब आएगा। दूसरा फिनांस एक्सपेंस, फिनांस एक्सपेंस, तो इसमें ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म फिनांस एक्सपेंस लेंगे हम। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सब आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, फिनांस एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सब आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोग जान ही गए, नेट सेल्स तो जानते ही है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर, है ना, ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट सेल्स, या नेट सेल्स का दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, है ना। क्या लिखे, देखिए बच्चे लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इंटू 100, है ना। तो अब इसमें नया क्या चीज है हम लोग का, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। तो चलिए देखते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर, अभी अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे, है ना। तो हम लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे के आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहे तब क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट प्लस नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ देंगे और नन ऑपरेटिंग इनकम को घटा देंगे,
माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना। और नेट सेल्स तो जानते ही हैं। तो चलिए ये भी हो गया हम लोग का। अब चौथा क्या था? चौथा फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? तो चौथा नंबर में था नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना। चलिए बात करते हैं अभी हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर हो जाएगा नेट प्रॉफिट इंटू 100 बटे नेट सेल्स, या नेट सेल्स के बदले क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। यानी नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर हो गया नेट प्रॉफिट इंटू 100 बटे नेट सेल्स, है ना। तो नेट सेल्स तो जानते ही हैं हम लोग। अब हम लोग को चाहिए क्या? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? जो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितना भी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल के नहीं दिया है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग बोल के दिया है, तो इस स्थिति में हो जाएगा नेट प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना। तो इसका दूसरा फॉर्मूला और क्या हो सकता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट बराबर आप इस तरह भी लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना। ये इस आधार पर भी होगा। क्या क्या लिखे? नेट प्रॉफिट, ये 3 फॉर्मूला लगभग हो गया। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ रहेगा तो नेट प्रॉफिट बराबर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, है ना। अगर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग करके दिया हुआ है एक्सपेंस, तब क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहीं पर शॉर्ट हो जाता है फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फिर क्या हो सकता है? नेट प्रॉफिट बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे। फिर 5वां फॉर्मूला क्या है? देखिए 5वां नंबर क्या लिखे थे हम लोग? और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। 5वां नंबर में था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, है ना। तो देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय।
और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होगा, नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बटे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100 बटे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नेट प्रॉफिट क्या, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने से पूर्व का, और दूसरा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो है क्या फॉर्मूला होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चे लोग हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, बैलेंस शीट का एसेट साइड की तरफ से और लायबिलिटी साइड की तरफ से भी निकाल सकते हैं। अगर बैलेंस शीट का एसेट साइड की तरफ से निकालेंगे, बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उस तरफ से अगर हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, तो वो जान ही रहे हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अगर एसेट साइड वाला मेटर नहीं रह के लायबिलिटी साइड वाला मेटर रहे, तो इधर से भी निकाल सकते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर हो जाएगा लायबिलिटी साइड की तरफ से शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड तो हम लोग समझते ही हैं, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। और इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और इसमें माइनस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है ये माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस करेंगे, है ना, तो और यदि फिक्सिशियस एसेट्स है तो वो माइनस हो जाएगा, फिक्सिशियस एसेट्स। तो लायबिलिटी साइड की तरफ से क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर शेयर होल्डर्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्सिशियस एसेट्स, है ना। इसको ब्रैकेट में लिखे, दोनों को जोड़ के एक साथ भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। शेयर होल्डर्स फंड बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्सिशियस एसेट्स, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को जो चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके लिए यह फॉर्मूला हम लोग का काफी है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद क्या है। तो छठा नंबर फॉर्मूला क्या था, शेयर पर आधारित फॉर्मूला था हम लोग का, है ना। क्या था उसमें, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर बराबर क्या होगा, तो अर्निंग पर शेयर बराबर फॉर्मूला होगा, अर्निंग पर शेयर बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
अर्निंग पर शेयर बराबर फॉर्मूला हो गया हम लोग का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड, है ना, प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद का नेट प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब कि इक्विटी शेयर की संख्या कैसे निकालिएगा, तो आपको अगर शेयर कैपिटल दिया हुआ है तो उसमें शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है और पर शेयर 10 रुपया वैल्यू है, तो 5 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 50,000 वो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में फॉर्मूला क्या था हम लोग का, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर बराबर होगा डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड पर शेयर बराबर फॉर्मूला हो गया डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बाद लास्ट क्या था हम लोग का, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, तो प्राइस अर्निंग रेशियो बराबर होगा करंट मार्केट प्राइस पर शेयर बटे अर्निंग पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस, है ना, पर शेयर बटे अर्निंग पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर बटे अर्निंग पर शेयर। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। तो आप लोग क्या करिएगा बच्चे लोग, ये फॉर्मूला सारा को हरे नोट कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एक फॉर्मूला पर आधारित हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। और आप भी प्रयास कर सकते हैं, आप भी अपने बुक का जो आपके बुक में जो ये सब फॉर्मूला पर आधारित जो सवाल है, क्वेश्चन है, आप उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रयास करिए, फिर आप नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी देख सकते हैं, है ना। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है बच्चे लोग, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।